नहीं। वैसे जो कल हमने डिस्कस किया था वो था एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है। हमारे पास जो कल लास्ट टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया कि 1066 के अंदर एक बैटल हुई थी। उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो उसमें जो है नॉर्मन जो है उन्होंने कंकड़ किया, और इस तरह जो है वो एक नए इरा का आगाज हुआ जिसे हमने एंग्लो नॉर्मन इरा के नाम से या एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से स्टडी करते हैं। अब ये जो पूरा फेज है ना, ये स्टार्ट होता है 1066 से लेकर ये खत्म होता है आपका 150 में। ठीक है। तो कुछ इसको खत्म करते हैं जी 1500 में। ठीक है, 15वीं सदी में, 16वीं के आगाज में। ठीक है। लिहाजा इस पे आपने इतना परेशान नहीं होना। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है 1066 से और ये खत्म हो जाता है 1340 में, जब आपका चौसर पैदा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पीरियड है एज ऑफ चौसर, ये स्टार्ट होता है 1340 से और उसकी पैदाइश के साथ और इसकी डेथ के साथ खत्म हो जाता है 1440। अब ये जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है जॉफरी चौसर की, इसके बारे में डिफरेंट डेट्स आपको मिलेंगी। कहीं पे लिखा हुआ है 1344, कहीं पे 1343, 43। लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो सबसे ज्यादा जिसको फॉलो करते हैं, लेके चलते हैं, मानते हैं, वो है 1340। अच्छा जी। उसके बाद आपको पता है जब जॉफरी चौसर की डेथ होती है तो जो पूरी सेंचुरी है उसमें कोई बड़ा प्रोमिनेंट राइटर तो नहीं आता। उन लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की अपना किसको? अपना जॉफरी चौसर को। ठीक है जी। जिसे आप फॉलोअर ऑफ चौसर के नाम से जो है वो स्टडी करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उसके बाद जो 16th सेंचुरी का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे आपको थॉमस मोर नजर आएगा, रॉजर एचसन नजर आएगा, फिर आपको थॉमस वाइट, इसी तरह अर्ल ऑफ सरे, ये कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स नजर आएंगे। लेकिन ये जो एक पूरी सेंचुरी है 15th सेंचुरी, वो बिल्कुल ही खाली है। ठीक है। अब जब एंग्लो नॉर्मन्स आए तो उसके बाद मजीद इसमें देखें कि क्या क्या एडवांसमेंट हुई है। पीरियड ऑफ रिलीजियस रिकॉर्ड जो है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि इसमें रिलीजियस जो है उस पर ज़्यादा काम हुआ। साथ साथ सेकुलर लिटरेचर भी लिखा जाने लगा जब यूनिवर्सिटीज़ बन गई, जैसे ऑक्सफोर्ड है, आपकी कैम्ब्रिज है। ठीक है, सेकंड फेज में। उसके बाद जो इंडिविजुअल राइटर्स थे जैसे जेफरी चौसर है, विलियम लैंगलैंड है और गॉवर है, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होते हैं। और फिर वही फोर्थ जो हमने भी जिक्र किया 15th सेंचुरी, कि वो इमिटेटिव पीरियड था, ट्रांजिशनल पीरियड था, जब लोगों ने चौसर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। आई होप सो कि अब समझ आ चुकी होगी। अच्छा, एक और बात इसको डार्क एजेस क्यों कहा जाता है? उसकी सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि लेस साइंटिफिक एडवांसमेंट, ठीक है, इस पीरियड के अंदर। दूसरा, इसमें वॉर ज्यादा थी, प्लेग्स वगैरह, ये सारी चीजें। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो लेस साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, हाँ, विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो है, ठीक है, इसने कंकर किया था किसको? एंग्लो सैक्सन को। ठीक है जी। ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है, जो ओल्ड ब्रिटेन है, उस पर हमला किसने किया था? विलियम ने, द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। ठीक है। तो इसको किस टाइटल से जाना जाता है? विलियम द कंकरर, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा जी। तो लास्ट किंग कौन था जिसको इसने डिफीट किया था? उसका नाम था किंग हैरोल्ड। ठीक हो गया जी। किस मकाम पे, ये क्वेश्चंस हैं वो मैं रिपीट करवा रहा हूँ। कहाँ पे वो जंग हुई? उस जंग का नाम क्या था? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। कब हुई थी? 1066 में। अब न्यू पीरियड का स्टार्ट हुआ है, आगाज हुआ है एक नए दौर का। तो उस दौर में जो लैंग्वेजेस हैं वो तीन हैं। नंबर वन, जो नॉर्मन्स थे वो फ्रेंच थे। ठीक है जी। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। अब जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, उनके अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो फ्रेंच थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चर्च की बात करें, जो क्लर्जी थे, प्रीस्ट, वो लैटिन बोलते थे।
अब जो लोअर क्लास आ जाती है, एंग्लो सेक्शन जो वहां पे थे, या जो बाकी आप कह लें, अगर कोई बच्चे कुछ कैल्टिक्स थे वगैरह, तो वो जो कॉमन मैन है वो क्या बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते थे। इसी तरह तीन स्टेट्स की अगर हम बात करें सोशल क्लासेस की, पहला कोर्ट नोबिलिटी जिसके अंदर किंग्स, बैरन्स, नाइट्स आ जाते हैं, और दूसरा जो है वो आ जाते हैं आपके क्लर्जी और चर्च। ठीक है जी। थर्ड पे आपके पेजेंट और कॉमन मैन ये आ जाते हैं। तो अगर हम अरिस्टोक्रेट जो क्लास है उसकी बात करें, तो जब ये आपका आया था ना, जब नॉर्मन्स आए थे, तो इन्होंने एक तो बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने पूरे इंग्लैंड का फर्स्ट टाइम जो है वो सर्वे करवाया। अपने साथ ये फ्यूडलिज्म लेकर आए थे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक किंग जो है वो रूल करता है, डिवाइन अथॉरिटी उसके पास होती है, उसके नीचे बैरन्स होते हैं, और बैरन्स के पास जगीरें होती हैं, लॉर्ड्स जो होते हैं ना उनके पास जगीरें होती हैं, और उन्होंने अपने नाइट्स और आर्मी रखी होती है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है। एक लिमिटेड हद तक जो है ना उन्होंने अपने पास आर्मी रखी होती है, ताकि जंग के वक्त अगर जरूरत पड़े तो जो किंग है उसको वो प्रोवाइड करें आर्मी। ठीक है। तो वो किंग्स जो है उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, बैरन्स, इनके पास नाइट्स होते हैं। ठीक है जी। तो एज ये नाउन मतलब मैनेज के तौर पे ये जाने जाते हैं। ठीक है जी। इनका काम क्या होता है कि हर टाइम में, अच्छे बुरे वक्त में, इन्होंने सपोर्ट करना होता है किसको, किंग को, ऑल टाइम्स। ठीक है, चाहे वो जैसा भी वक्त हो। इन्होंने प्रूफ्स आर्मी, फौजी और नाइट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करने होते हैं। साथ इन्होंने टैक्स मनी, एक खास किस्म रकम जो है वो एज अ शील्ड मनी, जो कि वो स्पेंड करते हैं जंगों में या प्रोटेक्ट करने के लिए, वट एवर जो भी नज्म नस्क है उसको चलाने के लिए, तो शील्ड मनी इनसे ली जाती थी। ये फ्रेंच बोलते थे। और फ्रेंच पोएट्री जो अरिस्टो मादरत था, अरिस्टोक्रेस, जो एरिस्टोक्रेसी है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी। इसके अलावा इनके बारे में और क्या है, चिवालरी और नाइटहुड। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसमें जो है वो जो नाइट है उसकी कुछ फीचर्स थे, कुछ ओथ लेता था कि ही विल फाइट फॉर ग्लोरी, ही विल प्रोटेक्ट द पुअर, ही विल ब्रिंग जस्टिस। इसके अलावा जनाब और भी एक था, ऑनर वुमेन, हाँ, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट वुमेन। ठीक है। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे। फिर चिवालरी में आ जाता है कि जो नाइट है वो बड़ा पैशनेट और बड़ा जनाब बाउंड होता है अपनी मिस्ट्रेस के साथ। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, उसको छोड़े। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लर्जी, एपिस्कोपेसी भी से कहते हैं, ये भी एक वर्ड है। समटाइम को अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो ये ना सोचने लग जाना कि अब ये एपिस्कोपेसी क्या चीज़ है, तो ये चर्च और क्लर्जी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो चर्च एंड किंग ये दो सॉर्ड्स हैं किसकी, गॉड की। ठीक है। तो इनका बड़ा कंट्रोल था। ये बड़े आप कह लें कि डोमिनेट थे, बड़े पावरफुल थे। इन्हीं की वजह से फिर बाद में जनाब जो है वो, आपको पता है, पेजेंट जो एक रिवोल्ट था उसमें एक वजह ये भी थे, ये बड़े जालिम थे। और जिसमें बाद में वाइक्लिफ जो है वो कुछ इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है, यानी प्रीच करता है। पेजेंट्री की बात करें तो वो पेजेंट थे, और वो एक बॉन्ड के तहत जो है वो जिंदगी गुजार रहे थे, एक कैद में जिंदगी गुजार रहे थे, और मर्सीलेसली उनको जो है ना वो ट्रीट किया जाता था, लाइक एनिमल्स, सोल्ड, जैसे वो गुलाम नहीं फरोख्त होते, तो बिल्कुल वैसे। जमीन के साथ ही उनको भी बेच दिया जाता था। उनको ये यकीन दिलाया गया था कि जो पेजेंट्स हैं उनके लिए ये बताया गया था कि जनाब यहाँ पे आपके लिए सफरिंग है, और हेवंस में आपके लिए बस मौजे मौजे हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर। ठीक है। तो अब उनके पास खाने का भी कुछ नहीं होता था, उसके बावजूद दे वर ऑलवेज रेडी टू सर्व द चर्च एंड क्लर्जी एंड वो प्रीस्ट वगैरह सारा कुछ। तो वो अपने बची कुछ जमा पूंजी भी जो है वो चर्च को दे देते थे। ठीक है जी। और अनकंडीशनली और बिना किसी सवाल जवाब के वो चर्च और प्रीस्ट और क्लर्जी मैन के आगे जो है वो झुक जाते थे और उनको सर्व करते थे।
जरूरत नहीं थी उनसे कुछ पूछ सकते। ठीक हो गया। ये तो आपकी सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस दौर की। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स उनको देख लेते हैं। तो आ, सबसे पहले बैटल ऑफ हेस्टिंग मैंने बता दी है। उसके बाद क्रूसेड्स जो हैं, जो जंगे हैं जिन्हें हम सलेबी जंगों का नाम से जानते हैं, तो वो 1096 में स्टार्ट होती हैं और फिर वो आगे 13 सेंचुरी तक जारी रहती हैं। ये रिलीजियस वॉर थी बिटवीन क्रिश्चियन मुस्लिम, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। तो थर्ड जो क्रूसेड है उसमें किंग रिचर्ड जो फर्स्ट है उसने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जो कि इंग्लैंड से तल्लक रखता था, जिसको रिचर्ड द लाइन हार्ट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जो है वो हेनरी सेकंड। अब ये ना हेनरी सेकंड अब बादशाह है, ये ध्यान में रखिएगा कि हाउ मच जो चर्च है वो कितना पावरफुल था। ठीक है। हेनरी सेकंड जो है वो किंग है और 1170 की बात हो रही है, 1170 की। तो ये आर्च बिशप था कैंटरबरी का, जिसका आपको नाम जिक्र आता है कैंटरबरी टेल्स के अंदर भी ना। तो हेनरी जो है वो बादशाह था, लेकिन चर्च इतना डोमिनेट था कि उसने कुछ इससे मशवरा किया, बहरहाल ये आपस में वो मुतफिक ना हुए, वट एवर। तो अब आपको पता है, अगर आपने मूवीज देखी हो, ये वैसे भी आपको पता है, जो किंग होता है ना, उसके पास हमेशा मुसल्ला सोल्जर नाइट्स खड़े होते हैं। अच्छा, इसने तो वैसे जब बंदा उकता जाता है ना, तो बंदा वैसे कह देता है यार जा जान छड़, या दफा हो, या वट एवर, कोई भी ऐसा बंदा मुंह से जुमला बोल देता है ना जब वो बड़ा फेडअप हो चुका होता है, बेबस हो चुका होता है। तो इसने कहा कि यार कोई ऐसा है जो मेरी मेरी इस पादरी से, इस थॉमस बेकर से जान छुड़ाए। इसने तो वैसे बोल दिया ना। इसके एक नाइट ने जो है वो कत्ल कर दिया, इसको मर्डर कर दिया। तो उसका इसने ऑर्डर नहीं दिया था, इसने वैसे बुड़बुड़ाया और साथ वाले ने सुन लिया और उन्होंने इसको मार दिया। बाद में वो सारा इल्जाम जो है वो किस पे लगा, हेनरी सेकंड पे। यहाँ पे भी देखा ना, मर्डर ऑफ थॉमस बैकेट 1170, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। तो किसने ऐसे किया जी? बाय हेनरी सेकंड। और कौन था वो? किंग था। बहरहाल फिर हमारे पास है जी मैग्ना कार्टा। अब इसमें हुआ क्या, एक तो इनकी जंगें चल रही थी मुसलमानों के साथ। ठीक है। तो दूसरा बहुत सी मुश्किलात वैसे आई थी, तो जिसकी वजह से फिर जो है ना वो जो पेरेंट्स थे, जो लॉर्ड्स थे, उन्होंने किंग से तंग आके, उस वक्त किंग जॉन था आई थिंक सो जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ है ना, तो वो इतना पावरफुल नहीं था। जैसे अभी मैं अगर वैसे एक पॉलिटिकली नहीं, वैसे एक बात करें, अगर अगर आप बोर हो रहे हैं तो बर्दाश्त करें। अच्छा, जैसे अब इमरान खान है वजीर आजम, ठीक है, पाकिस्तान का। इसी तरह मुशर्रफ था, इसी तरह आपका नवाज शरीफ है, इसी तरह आपका जरदारी है, बेनजीर। अब ये ना हर पर्सनैलिटी की, हर जो बंदा, उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं और उसकी अपना अपना एक इन्फ्लुएंस है, ऐसे ही है ना। लेकिन जो किंग रिचर्ड था, इसने जब बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ाए थे, उसकी एक एक रीजन ये भी थी। और फिर दूसरी जो है वो कहत वगैरह, तो इस तरह की मतलब रीजन काफी बनती गई थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से जो तंग आ गए वो बैरन्स, और उन्होंने फिर इसको जो है ना वो 1215 में से एक बॉन्ड साइन करवाया, जिसमें जो किंग है उसकी थोड़ी सी पावर को कम हुआ। यानी कि अ, आटे में नमक बराबर था, लेकिन एक शुरुआत थी, एक पहला स्टेप था। ठीक है जी। तो मैग्ना कार्टा जो है वो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कब साइन हुआ जी? 1215 के अंदर। ठीक है जी। इसमें क्या किया गया, जो पावर ऑफ मोनार्क है तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया, और ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है जी। इसके अलावा बाद में फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस वो बनाए गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 1167 में बनाएगी। इसी तरह कैम्ब्रिज जो है वो 1209 में बनाएगी। और इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो बाद में स्टेब्लिश हुआ 1295 में। ठीक है। अगले दिन भी किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था कि मुझे समझ नहीं आ रही है जी, मैग्ना कार्टा तो 1215 में साइन हुआ है और पार्लियामेंट एस्टेब्लिश होता है 1295। तो डेफिनेटली एक टाइम लगता है किसी भी चीज को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, राइट। इसके अलावा ग्रेट फैम कहत जो आए हैं 1315 से लेके 1317 तक, 1350 से 1317 तक। समटाइम्स मैंने एक दफा उर्दू में ये डेट्स पढ़ दी, तो बच्चे ने कहा जी मुझे तो इस तरह समझ ही नहीं आ रही, अब इसको इंग्लिश में पढ़े। उसके बाद बात जो है वो डेफिनेटली जो क्रॉप्स हैं वो नहीं हुई, तो इंग्लैंड जो है वो बड़ा इफेक्ट हुआ इससे। ठीक है।
इसके बाद 100 वार स्टार्ट होती है 1337 में। एक मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको समझने की कोशिश करें कि जो नॉर्मन्स थे वो कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जब इंग्लैंड का किंग, फ्रांस का किंग की डेथ हुई, तो जो यहाँ का किंग था एडवर्ड थर्ड, उसने क्लेम किया कि आई एम द राइटफुल हेयर ऑफ द फ्रेंच किंगशिप या फ्रेंच थ्रोन, ठीक है। तो 1337 में ये आगाज होता है 100 वार का, और 1453 में जो इंग्लैंड इसका इख्तिताम होता है। जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड है उसमें इंग्लैंड डोमिनेट होता है, उसके बाद वो जो फ्रेंच है वो डोमिनेट होते हैं। फिर 1415 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट, 1415 में होती है। तो वो इंग्लैंड वाले जीतते हैं, लेकिन फिर एक जॉन ऑफ आर्क आता है जो कि फ्रेंच होता है। तो उसने आखिर में उनको एक मोटिवेट किया, बहरहाल उनको इकट्ठा किया, उनमें एक ना स्पिरिट, नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है वो उजागर की, और फिर उन्होंने इनको डिफीट किया। एट द एंड ये वॉर जो है 1453 में एंड होती है, ठीक है। इसी वॉर के अंदर जो आपका जोफ्री चौसर है वो कैद भी हुआ था। फ्रेंच सक्सीडेड एट द एंड, और फ्रेंच मोनार्की जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गई, ठीक है। अ, और कौन कौन से इवेंट है इसमें? अच्छा जी, इसके अलावा जो लॉन्ग बोज हैं वो उनका इंट्रोड्यूस करवाया गया। जितनी लंबी होती है ना कमान, उतना दूर जाता है तीर। गन पाउडर जो है वो उसी ने, मतलब जो वॉरफेयर है यूरोप एंड द अदर वर्ल्ड, उसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया। जॉन ऑफ आर्क जो है वो फ्रेंच, उसने लीड किया आर्मी को। उन्होंने फिर इनको डोमिनेट किया, इंग्लैंड इंग्लिश आर्मी को। तो जीबी शाह का एक जो है वो सेंट जॉन जो प्ले है वो भी इसी पे डिपेंड करता है, या उस रीजन यानी उसका जो है वो यहाँ से है। फीडर सिस्टम की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, विच हैड बीन वेरी स्ट्रॉन्ग अर्लियर। तो ये भी वो भी collapse कर गया आफ्टर द ब्लैक डेथ एंड प्लेग जो आया था 1348 में और 1349, ये 2 साल तक। और इसके अलावा फिर 1348 की बात करें तो जॉन वाइकलिफ है, उसने ट्रांसलेशन लिखी बाइबल की, ठीक है जी। और मतलब जो बाइबल थी बेसिकली वो किसमें थी, लैटिन में। अब जो लैटिन है वो आम लोगों को क्या पता, अब जैसे अरबी है हम लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम में से मोस्टली को नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं या हमें क्या अहकाम दिए जा रहे हैं। तो फिर इसने जनाब जो है वो लैटिन से उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। ये ज़हन में रखिएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो है वो आपका क्या नाम है, किंग एल्फ्रेड है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो फिर जॉन वाइक्लिफ को लोग फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कंसीडर करते हैं। उसकी रीजन ये है कि इसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया प्रोज की फॉर्म में। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। 1362 के अंदर जनाब, अच्छा ये डेट भी ना इसकी डिफरेंट है, इसकी बाइबल की ट्रांसलेशन की, ये भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, 1362 में इंग्लिश वाज डिक्लेयर टू बी द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स। उसकी रीजन ये है कि जब वो 100 वॉर स्टार्ट हुई, तो वो जो हेट थी अगेंस्ट फ्रेंच, दैट्स वाई इंग्लिश जो कॉमन लैंग्वेज है उसको, इंग्लिश को उन्होंने अडॉप्ट किया और जो फ्रेंच है उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। ब्लैक डेथ और बबानी की प्लेग जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1348 में है, लेकिन उसकी वजह से 30 to 50% जो पॉपुलेशन है वो सफाई हस्ती से मिट गई, ठीक है जी। और पीपल जो है वो भूख से मरना शुरू हो गए और वगैरह वगैरह। बहरहाल पेजेंट रिवोल्ट, जिसको वॉट टेलर जो है उसने इस रिबिलियन फोर्स को जो है वो लीड किया था, ठीक है जी। इसके ग्रेट राइजिंग भी कहा जाता है 1381 में। और मैं इसके अलावा मैनी फैक्टर्स हैं जिसमें आपका फ्यूडलिज्म है, उसके अलावा पेजेंट को क्या नाम है, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स है, चर्च की जो ऑपरेशन है, क्रूल्टी है वगैरह वगैरह, ये रीजन थी। इसमें हुआ क्या कि ये लोग कामयाब तो हो जाते, लेकिन ये निगोशिएशन के लिए जब इसको बुलाया गया वॉल टेलर को, तो इसको वहां पे कत्ल कर दिया गया था। आप एक बंदे को दावत देते हैं, उसको बुलाते हैं कि जी हम निगोशिएशन करेंगे, निगोशिएट करेंगे सॉरी, और निगोशिएशन के लिए उसको बुलाते हैं और फिर उसको धोखे से मार देते हैं। तो इस तरह ये जो तहरीक कह लें या जो रिवोल्ट है वो खत्म हो गया। इसके अलावा 14 जो सेंचुरी है रिफॉर्मेशन के हवाले से भी जानी जाती है। इंग्लिश चर्च जो है उसके अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन वाइक्लिफ, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो लोलार्ड कहलाते हैं, और ये जो मूवमेंट है उसको लोलार्ड मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है जी। और इसके जो फॉलोअर्स हैं जॉन वाइक्लिफ के, उनको पुअर प्रीस्ट भी कहा जाता था, बिकॉज दे वर वेरी प्योर
वो करप्ट नहीं थे तो डेफिनेटली वो पुअर थे। ठीक है जी। तो फिर जब आपकी जंग खत्म होती है 1453 में, कौन सी 100 वॉर्स, उसके बाद फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। एक हाउस ऑफ प्लेजेंट होता है, उनके आपस में फिर आगे वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स एंड हाउस ऑफ यॉर्क। एक किंग हेनरी होता है, उसकी एक सडन डेथ होती है, जिसकी वजह से फिर दो हाउसेस जो है उनमें आपस में जो है वो जंग स्टार्ट हो जाती है। किसके लिए जी? तख्त के लिए। हाउस ऑफ लैंकेस्टर उनका रेड रोज होता है, हाउस ऑफ यॉर्क उनका वाइट रोज होता है। इसको रेड रोज, सॉरी, वार ऑफ रोज इसलिए कहा जाता है, इनके जो फ्लैग्स थे ना, उस पे जो एम्बलम बना हुआ था, एक में रेड रोज था, एक में वाइट रोज था। ठीक है। बहरहाल ये सिविल वॉर जो है वो जारी रहती है 1455 से लेकर 1485 तक। ठीक है जी। और ये ऐसा नहीं है कि आज जंग शुरू हुई है तो फिर दरमियान में ब्रेक नहीं है, लगी रही नहीं। एक एक दफा लैंकेस्टर्स जो है वो अगर विन कर जाते हैं तो फिर कुछ अरसे बाद जंग होती है, तो हाउस ऑफ यॉर्क जो है वो डोमिनेट हो जाता है, फिर हाउस ऑफ लैंकेस्टर डोमिनेट, इस तरह वो जो है वो जंग चलती रही इतने सालों तक। ठीक है जी। 30 साल तक ये जंग जारी रही है। उसके बाद एट द एंड जो किंग हेनरी सेवन्थ है, तो वो जनाब ये जो जंग है वो जीत जाता है। फिर वो जो रिचर्ड थर्ड है, जो जो मारा जाता है, उसकी जो नीस है उससे वो शादी कर लेता है। इस तरह सिविल वॉर खत्म हो जाती है और एक नया हाउस जो है वो मार्ज वजूद में आता है, या वो हुकूमत संभालता है, जिसको ट्यूडर डायनेस्टी भी कहा जाता है या हाउस ऑफ ट्यूडर भी कहा जाता है। तो वो एक नई जो हाउस है वो मोनार्की में आता है और वो लीड करता है इंग्लैंड को। ठीक ठीक है। तो ये इसकी कुछ मेरे ख्याल में आगे है, नहीं है, हाँ है आगे। अच्छा, तो ये हमने डिस्कस किया इसको अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स के। इसमें एक और है प्रिंटिंग मशीन का। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इन्वेंट हुई थी जर्मनी में। गटनबर्ग जो है वो एक बंदा था जो एग्जाइल में रह रहा था। ही वॉज जर्मन बट आई थिंक से ही वॉज इन एग्जाइल। तो उसने 1450 में जो है वो एक मूवेबल जो प्रिंटिंग मशीन है वो इन्वेंट की। और उसके बाद विलियम कैक्सटन वाज नॉट द इन्वेंटर, ये ज़हन में रखिएगा। समटाइम वो कहते हैं जी कैक्सटन ने इन्वेंट किया था, नहीं नहीं, इंग्लैंड के अंदर इसको कैक्सटन लेकर आया था, और वो टाइम पीरियड था 1467। अब इसमें पहली बुक कौन सी इसने पब्लिश की थी, इसमें भी बहुत सारी बहस है, और ये कोई अथेंटिक नहीं है। कुछ कहते हैं जी वॉर ऑफ ट्रॉय थी, कुछ कुछ और कुछ कुछ। अच्छा जी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये क्वेश्चन भी नहीं आता कि कौन सी पहली बुक जो है पब्लिश हुई, लिहाजा परेशान ना हो अब यहाँ पे ये रोने ना बैठ जाना। समटाइम वो आ जाता है ना पॉइंट की ये क्लियर पॉइंट नहीं है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो मेरा तो नंबर चला जाएगा, मैं क्या करूंगा, ये करूंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, बस इतना आता है कि प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में कौन लेकर आया था, तो उसका नाम है विलियम कैक्सटन, दैट्स ऑल। अच्छा जी, उसके बाद फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है वो 1453 में हुआ। मेमस सेकंड जो है उसने कंकर्ड किया। और उसके बाद जो ग्रीक और रोमन मैन्युस्क्रिप्ट थे वो लोग कुस्तुतनिया से लेकर भाग के कहाँ पे चले गए, इटली में। ठीक है, यूरोप में। इसके अलावा 1492 में जो है वो अमेरिका डिस्कवर हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसको क्रेडिट ये दिया जाता है। ये वही बात, लोलार्डिज्म या लोलार्ड मूवमेंट क्या है, तो वो आपको बताया था कि जो क्रिश्चियन थे उन्होंने इसको जो है वो वाइक्लिफ के जो फॉलोअर थे उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजियस जो है करप्शन थी या उसमें रिफॉर्मेशन लेकर आने की कोशिश की। अभी एक और लंबी बहस है, वो जो प्रोटेस्टेंट कैसे बने या वो क्या है, तो वो जब हम ट्यूडर डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, तब हम उसको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब उसका आपको सही समझ भी आएगी और वो उससे रिलेटेड भी है। तो अगर किसी बच्चे का, अच्छा आगे है अभी। अब इस दौर के जो लिटरेचर है उसको डिस्कस करें या उसकी जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पोइट्री उस दौर में डोमिनेट थी डेफिनेटली। इसके अलावा एलिगोरिकल जो है वर्क्स लिखे जाते थे, एनिमल्स पर एपिक्स थी, फेबल थी, और सेकुलर लिरिक्स भी थी। स्पेलिंग पर काम हो रहा था। उसी तरह लंदन का जो डायलेक्ट है वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन गया। ईस्ट मिडलैंड को आपको पता है उसको इस्तेमाल किया गया। अगर थ्री साइकिल ये जो है ना उसको, इससे क्या मुराद है, मैटर ऑफ ब्रिटेन से या मैटर ऑफ फ्रांस, ये वो मतलब के सोर्सेज थे जिसपे जो है वो लिटरेचर लिखा गया। मैटर ऑफ ब्रिटेन में किंग अर्थर पे बहुत सारी स्टोरी हैं। इसी तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट वो रोमन था तो उस पे स्टोरीज हैं। थीम की बात करें तो परस्यूट ऑफ कर्टली लव, ठीक है जी। इसके अलावा नाइटहुड है,
इसके अलावा हीरोज, उनके एडवेंचर्स, हीरोइंस, फेथ एंड रिलीजन्स, वॉयज एंड रिटर्न, एडवेंचर, ये सारी कुछ इसके थीम है। और रिलीजन डेफिनेटली एक मेजर थीम था। इसी तरह रोमांसेस हैं, रोमांस क्या होता है इस पे बात करेंगे जब हम लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने इतना ही कवर करना था। इसके बारे में आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो लाजमी आप डिस्कस कर लें, ठीक है जी।